जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। तो आप सबका बहुत प्यार मिला और मिल रहा है, इसको ऐसे ही बनाए रखिए। देखिए, हम सभ्यताएं शुरू करने जा रहे थे। इससे पहले हमने इतिहास काल का विभाजन पढ़ा। इतिहास काल के विभाजन में हमने पाषाण काल, फिर धातु काल पढ़ा। फिर धातु काल के बाद में हम जो आगे ऐतिहासिक युग है उसकी ओर बढ़ रहे थे। तो उसमें टॉपिक आता है सभ्यता, सिविलाइजेशन। तो देखिए, ये शुरू करने से पहले एक बार इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जान लेते हैं। आज क्या है, थोड़ी सी तबीयत है तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, सिविलाइजेशन, सभ्यता, राजस्थान का इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि रही है सभ्यताओं की, वो किस तरीके से रही, क्योंकि जो सभ्यताएं जो टॉपिक है वो प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। और प्राचीन इतिहास जो है अपने राजस्थान का इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसको भारत के संदर्भ से जोड़ करके पढ़ा जाता है। तो देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले जो अपना सबसे प्राचीनतम इतिहास का जो प्रमाण माना जाता था वो माना जाता था ऋग्वेद। और जो ऋग्वेद का समय था लगभग 1500 बीसी पूर्व, मतलब ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता था। अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों में एक आदमी आया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जब भारत आए तो इन्हें यहाँ के लोगों से पता चला कि अपने यहाँ का भी जैसे बौद्ध जो धर्म है वो विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन उससे पहले दो ऐसे धर्म थे, ईसाई और इस्लाम। तो इन धर्मों का जो है विदेशों में, देश विदेश में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा। और उसका जो मूल कारण था प्रचार और प्रसार का, वो था राजाओं का जो शासक थे वो, उन्होंने क्या है, एक दूसरे देशों पर आक्रमण किए, हमले किए और उनको अपना दास बना करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। जैसे कि अभी अपन आगे इतिहास में पढ़ेंगे, जैसे अपने हिंदुस्तान में जो है एक शासक हुआ है औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐसी मतलब कट्टर नीति अपनाई कि वो भी बहुत से भारतीयों को जो है मुस्लिम जो धर्म है, इस्लाम धर्म, वो स्वीकार करवाना चाहता था। ये यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चला कि अपना जो एक धर्म है, बौद्ध धर्म, उन दो धर्मों के अलावा एक जो सबसे ज़्यादा फैला प्रसार हुआ दुनिया में उसका, वो है बौद्ध धर्म। तो जो बौद्ध धर्म है, जैसे कि इधर चीन, जापान और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, म्यांमार, इन देशों में जो है फैला। तो जब से पता चला कि क्या तुम्हारे यहाँ के अपने राजा ने भी ऐसे ही इनको जीत करके अपनी तलवार के दम पे जो है इनको धर्म में परिवर्तित किया, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, कि महात्मा बुद्ध ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। और आज भी हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, तो कि वो तो अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलने वाले आदमी थे। तो ये सोच करके कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी, तो फिर कितना प्रचार प्रसार कैसे हो धर्म का। तो लोगों ने बताया कि उन्होंने जो है उनकी जो धर्म के सिद्धांत थे, जो नियम बनाए, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि उसमें लोगों की, जनता की भलाई थी। और उन्हीं को जो देख करके लोगों ने उसको अपना लिया और मानने लग गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ऐसे सोचा। तो वो चीज़ जो है असर कर गई और इन्हें जो है महात्मा बुद्ध बहुत अच्छे लगने लगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम अब क्या है, भारत आ गए थे। तो भारत में जहाँ भी जाते, बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल थे ये वहाँ गए और उन स्थलों की जो है खोज पड़ताल चालू करी। तो भारत में आकर के सर्वप्रथम पुरातत्व, मतलब पुरातत्व के बारे में काम करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए इन्हें भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। फिर ये शुरू हुए। इसके बाद में देखो काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछ रही थी लाहौर से मुल्तान के बीच में। कहाँ से? लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। दो ब्रेंटेन ब्रदर थे इंजीनियर, जॉन ब्रेंटेन और विलियम ब्रेंटेन। तो
जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो ईंटों की ज़रूरत पड़ी इन्हें। अब ईंटों की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने जो मज़दूर थे उनसे कहा कि भाई हमें रेलवे लाइन बिछानी है, ईंटें कहाँ से लाएं। तो जो स्थानीय निवासी थे मज़दूर, उन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास में एक टीला है, वहाँ टीले पे बहुत सारी ईंटें हैं, कि ईंटें कि हाँ कि पुरानी ईंटें पड़ी है, बस ऐसे उनका कोई उपयोग नहीं है, तो कि लाओ। अभी लाए कि ईंटें तो कच्चों की कि कच्ची नहीं है, पक्की हैं। तो वहाँ से इन्होंने ईंटें मंगवाए और जो है रेलवे लाइन का काम पूरा किया। अब ये तो इन्होंने इसका जिक्र अपने फाइल में रिकॉर्ड में दर्शा दिया कि हमने ईंटें वहाँ से मंगवाई है, नई जो बनवानी थी वो नहीं बनवाई, पुरानी ईंटों से काम चला लिया। तो ये ईंटें हमें जगह का नाम बता दिया कि वहाँ पे मिली है। अब ये तो अपना काम करके चले गए। उसी के बाद में जो है अपने भारत में एक गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड कर्जन। यूँ मान के चलो इतनी बुद्धिजीविता और दूरदर्शिता रखने वाले आदमी थे कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। अब जब लॉर्ड कर्जन आए तो इन्होंने जो है, इससे पहले जो पुरातत्व विभाग था उसको जो है फंड नहीं मिल रहा था, तो पुरातत्व विभाग की इन्होंने स्थापना करी और स्थापना करके इसकी फंडिंग चालू करवाई। मतलब अब जो काम शुरू हुआ वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और नए सिरे के साथ जो है भारत में पुरातत्व विभाग का काम शुरू हुआ। तो इसके डायरेक्टर बन के आए थे कौन? जॉन मार्शल। जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके डायरेक्टर बन के आए जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल आए तो ये भी इसी तरीके के थे कि इन्हें भी जो प्राचीन चीज़ें होती है उनको जानने समझने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इन्होंने क्या किया, जब वो फाइल स्टडी करी गई, कौन सी? ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो कि वो प्राचीन ईंटें मिली है, एक टीला मिला था, तो कि वो कहाँ से मिली। जब इन्होंने उस रिकॉर्ड को पढ़ा तो इन्होंने सन 1921 में दयाराम साहनी को भेजा। अब दयाराम साहनी को जब वहाँ भेजा कि भाई पाकिस्तान में जहाँ पे वो चीज़ें मिली थी एक बार जाओ आप देख के आओ, और क्या है मामला क्या नहीं, कहाँ से मिली थी वो सब चीज़ें। तो जैसे दयाराम साहनी वहाँ गए तो इन्होंने जो है जा कर के वहाँ अपना कार्य शुरू किया, और जिस टीले से वो ईंटें लाई गई थी रेलवे लाइन बिछाने के लिए, जब उस टीले की साफ सफाई करके और खुदाई की गई तो एक तरह से क्या बताऊं कि 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक ऐसा स्थान मिला जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कौन सा? हड़प्पा। उस टीले पे जो मिला 5 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ हड़प्पा, और इस तरीके से डिजाइन समकोण पर काटती हुई सड़कें, हर घर में स्नानागार, और घर से बाहर पानी निकालने के लिए नालियाँ, फिर घर के बाहर से मोहल्ले में पानी ले जाने के लिए भी नाली, और मोहल्ले से गांव के बाहर तक जाने के लिए नालियाँ मिली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सड़कें, पक्की ईंटें, और पूरा एक तरह से डिजाइंड, जो जैसे अपन कहते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ मैप बना करके तैयार किया गया हो, ऐसा इन्हें एक नगर मिला उस टीले के नीचे। जब ये बात जॉन मार्शल को पता चली तो उन्होंने खुद देखा और देख करके कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के बाद में 1 साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी फिर एक बौद्ध स्तूप की खोज कर रहे थे। किसकी? बौद्ध स्तूप की खोज कर रहे थे। तो उन्हें फिर जा करके एक और इसी के जैसा, दोनों में जो डिफरेंस था, एक लगभग हड़प्पा से 375 किलोमीटर की दूरी पर एक और स्थान मिलता है, मोहनजोदड़ो, जिसके ऊपर अभी फिल्म भी बन चुकी है, मोहनजोदारो, अगर आपने देखी हो तो ये मोहनजोदड़ो स्थान मिला। सेम टू सेम वही डिजाइन, वही पद्धति कि जैसे शतरंज होता है उसी तरीके से समकोण पर काटती हुई सड़कें, वही नालियाँ, पक्की ईंटें और स्नानागार, नगर बनाए गए थे। तो अलग अलग, और परकोटे के भीतर चौड़ी सड़कें, सारा ऐसी चीज़ें कि दोनों में एक समानता। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि एक जैसे दो नगर, और वो भी 375 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये बात यहाँ पता चली जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल ने कहा कि ये इतिहास को जानने वाला तो था, ऐसे शौकीन था इतिहास के बारे में जानकारी लेने में और इसमें, तो यहाँ से जो है दो कथन निकल के आते हैं। जब
ये काम शुरू किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने। किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने करवाया था, सॉरी। तो जॉन मार्शल के बारे में एक अंग्रेजी इतिहासकार हुए पिगट, और एक एस.एन.आर. राव। तो पिगट का कथन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कि ये जो दो स्थान मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये किसी एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां रही हो। पिगट ने क्या कहा इसके बारे में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है कि किसी विशाल साम्राज्य रहा होगा प्राचीन समय में, उसकी दो राजधानियां रही होंगी, ऐसा लगता है हमें। और एस.एन.आर. राव ने अपनी किताब में जॉन मार्शल के बारे में लिखा कि जो भारतीय इतिहास, जिसको हम यूँ मान करके चल रहे थे कि अपना जो इतिहास है वो कितना 1500 BC तक है, उससे आगे का नहीं, मतलब ईसा मसीह से पहले या उससे पहले का अपना इतिहास नहीं है। दुनिया को जो बताया ईसा मसीह तक की के बारे में पता था, लेकिन जब ये खोज हुई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो इसने भारतीय इतिहास का जो दर्शन था, जो अपन मान करके चल रहे थे पहले से, वो सारा कुछ बदल दिया। जब कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर पता चला, तो जो ये सभ्यताएं मिली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनका कालक्रम 4500 BC, मतलब 1500 BC पूर्वत में खड़े थे, तो वहां से ले जा करके कहाँ तक 4500 साल ईसा मसीह के पहले, 4500 ईसा पूर्व वहां जाकर के इतिहास को रख दिया। अब सोचने वाली बात थी, तब एस.एन.आर. राव ने कहा कि भारतीय इतिहास जहाँ खड़ा था वहां से जॉन मार्शल ने इसको 3000 साल पीछे तक ले गए हो। ये बहुत बड़ी बात थी भारतीय इतिहास की। और यहाँ से पता चला कि दुनिया में सबसे पहले कहीं पे अर्बन सिविलाइजेशन का काम हुआ, नगरीय सभ्यता विकसित हुई, तो वो देश भारत था। पूरी दुनिया में सबसे पहले किसी ने अगर ईंटें बना करके प्रयोग किए, तो वो सभ्यता भारत में पनपी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बिल्कुल नक्शे के आधार पर बना करके सड़कों सहित अगर कहीं गांव बसाए, सबसे पहले रहना शुरू किया, तो वो देश भारत था। और भी इसी के बारे में है कि सबसे पहले देखो स्वच्छता के बारे में कितना कुछ ख्याल रखा उन्होंने कि हर घर में से नाली, और फिर मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव के बाहर तक रिसर्च आगे बढ़ी। अब रिसर्च आगे बढ़ी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में जानने के बाद में जो है ये साल दर साल खुदाई चलती रही, और नए नए स्थान जैसे चहूदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद में चहूदड़ो, और जो और भी दूसरी साइड थी वो निकली। साल दर साल टाइम निकलता रहा, आज़ादी आई, भारत आज़ाद हो गया, तो जितनी भी साइट्स मिली थी ये सब कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जाने के बाद जैसे बॉर्डर खिंच गया, अब सारी साइड कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। तो इतिहास में फिर बदलाव हुआ कि जितनी भी सभ्यताएं मिली थी, सबसे प्राचीन सभ्यता, अब उसका क्रेडिट किसको गया? पाकिस्तान को। तब अपने वाले लोगों में से किसी ने दिमाग लगाया और कहा कि भाई प्राचीन सभ्यताओं का जब नगर बसे थे, तो ये तो पता था नहीं कि जो चीज़ें होंगी कि वो बॉर्डर बना करके पाकिस्तान में गांव बसाए जाएंगे और वो भारत में नहीं आएंगे। तो देखें, हम भी तो खोद करके देख सकते हैं। तो जैसे जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत था, वहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले थे, तो भारत में भी तो हो सकता है। हम इसको पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक भारत में भी तो खोज सकते हैं। तब फिर खोज शुरू हुई, और अपने यहाँ पर पे अपने यहाँ भारत में भी जो चीज़ें मिली, भारत में जब खोजा गया तो रोपड़, पंजाब में रोपड़ सभ्यता मिली। उसके बाद में बनावली, हरियाणा में कालीबंगा। जब अब ये पता चल गया कि अपने इधर भी मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि खोदो और नीचे उतरो। अब क्योंकि भी ऊपर तो हिमालय, हिमालय से नीचे की जो तलहटी है अपने राजस्थान की तरफ, तो पंजाब में रोपड़ मिली, बनावली हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में। सेम टू सेम, जैसा हड़प्पा वैसी कालीबंगा, वही नक्शा और वही जो डिजाइन है गांव बसाने का, वो सॉरी। फिर खोजते गए तो जितनी साइट्स मिली उसमें फिर देखा कि जो सभ्यताएं वो तो कहाँ गुजरात में भरी पड़ी है। जब धोलावीरा मिला, लोथल, ये जो सभ्यताएं मिली, भारत में लगभग 917 साइट्स मिली है, उसमें से 300 से ऊपर साइट गुजरात में है। जो अभी जो नई खोजी हुई है उसमें 917 साइट मिली है भारत में टोटल, हर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो उसमें 300 से ऊपर साइट कहाँ है? गुजरात में। अब गुजरात में धोलावीरा, लोथल,
धोलावीरा यूँ देखो कि उनका जो माइंड डेवलपमेंट है, मानसिक विकास कितना तगड़ा रहा होगा कि धोलावीरा में उन लोगों ने स्टेडियम बना रखा है। और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला स्टेडियम है यहाँ पे धोलावीरा में जो मिला है, और सबसे बड़ा नोटिस बोर्ड लगा रखा है इन लोगों ने। धोलावीरा के जो लोग थे उन्होंने, जो सभ्यता मिली वहाँ 16 तालाब मिले। ये लोग तालाब से सिंचाई करना सीख गए थे उस जमाने में। सोचो कितना उनका विकसित विज्ञान रहा होगा। लोथल ये बंदरगाह था। तो ये चीज़ें भी मिलने शुरू हो गई। तो अब देखो, हम जो हमने इसकी पृष्ठभूमि थी वो जानी, और किस तरीके से जो है हम कहाँ पे आ गए, कालीबंगा पे। अब कालीबंगा की खोज कैसे हुई, किस किस ने करी, क्या क्या चीज़ें मिली, उसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो जीके राम बागरी जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो और दूसरे लोग हैं पढ़ने वाले उनको भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।